Yes, sir. Yes, sir. स्टार्टेड ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ओके सर गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अच्छा तो बेसिकली हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम कर रहे थे सर टोटल इनकम के अंदर क्लबिंग्स का जो इंटरनल बातचीत है उसमें बातचीत हो रहा था कि क्लबिंग का कैसे क्वेश्चन हो सकता है, किस तरह का केस स्टडीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्लबिंग का प्रोविजंस कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शंस के अंदर बोला गया है और उसका एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट में भी बात हो गया था। मुझे याद आ रहा है सर कि मैंने आप लोगों को वो बच्चन फैमिली का एग्जाम्पल दिया था, है ना। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, है ना। बच्चन फैमिली को याद रखने से सुविधा होता है क्लबिंग को याद रख। कल मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाया था आप लोगों को, मुझे याद है। कुछ आज भी करा देते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम को और एक नाम से भी बोलते हैं सर, मेनली इसको क्लबिंग शॉर्ट में बोलते हैं और इसको पूरी तरह से अगर बोला जाए तो इसको ऐसे बोलते हैं, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स, income of other persons included in the assess's total income of other persons included in assess's total income, इसको ऐसे भी बोला जाता है। तो अगर कहीं गुड आफ्टरनून सर, तो अगर कहीं पर भी आप देखते हो कि क्लबिंग बोला है या फिर क्लबिंग की जगह ये वाला वर्ड सेंटेंस यूज किया है तो मतलब सेम होता है। प्लीज इस बात को दिमाग में रखिएगा, नहीं तो बोलोगे सर ने तो क्लबिंग क्लबिंग चिल्लाया था, ये वाला तो कभी नहीं बोला था, तो फिर हम लोगों को क्लबिंग नहीं पता। ऐसा ना करे सर, गड़बड़ हो जाएगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक स्क्रीन शेयर है अभी। है सर। चलो, कल मैंने आप लोगों को कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन करवाया था, कुछ आज भी करा दें। चलो लिखो। आज मैं सीधा पॉइंट मैंने लिखना से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझाने के लिए और कुछ है नहीं, बस एग्जाम्पल जितना करोगे उतना अच्छा। समझाने का मेन मेन चीजें कवर बोल दिया मैंने, बस एग्जाम्पल करने से आपको आइडिया क्लियर होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे स्मॉल चैप्टर्स हैं बट क्या है ना, थोड़ा ट्रिकी है, माने ऑफबिट टॉपिक है, लोग नॉर्मली इतना ध्यान नहीं देता है। तो क्योंकि ध्यान कम देता है और एक छोटा सा एडजस्टमेंट कहीं पर पूछ लिया तो सबको लगेगा भाई कहाँ से पूछ लिया, लेकिन है बहुत ही सिंपल, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 8% डिवेंचर ऑफ ₹5 कराया था क्या ये वाली? 8% डिवेंचर तो नहीं कराया था सर। ठीक है करो। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 8% डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख टू मिसेस एक्स। Mr. X transfer 8% debenture of ₹5 lakh to Mrs. X as on
5th June 2023. The due date of interest is on 30th September every year. Mrs. X received debenture interest Yes, Srijit. Good afternoon, Srijit. Good afternoon, Shreyasmita. কারোর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে, একটু মিউট করে দেবো। Mrs. X received debenture interest of rupees 40,000. Debenture interest of rupees 40,000. Okay, good morning. Of rupees 40,000. C deposited the same amount in the bank and received rupees 2,000 as bank interest. Receive rupees 2,000 as bank interest at the end of the year. At the end of the comment. ये है क्वेश्चन, क्लबिंग का ही क्वेश्चन है सर, जो कल से मैं करा रहा हूं उसी में कंटिन्यूएशन में थोड़ा इंप्रूव क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज 5 लाख टू मिसेस एक्स। हस्बैंड वाइफ को 5 लाख का डिवेंचर दे रहा है जिसका इंटरेस्ट है 8%। ऑब्वियसली 5 लाख का 8% कितना हो रहा है, 40,000 तो दिख ही रहा है। ये डिवेंचर ट्रांसफर कब हो रहा है सर? 5 जून 2023 को हो रहा है। ड्यू डेट है इसका इंटरेस्ट ड्यू होने का 30 सितंबर एवरी ईयर। अभी डिवेंचर चलेगा, इसका मैच्योरिटी अभी बाकी है, तो हर साल 30 सितंबर को क्या होगा, आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा एवरी ईयर। अच्छा ये हो गया। मिसेस एक्स रिसीव डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 40,000। जो डिवेंचर इंटरेस्ट इनको रिसीव हो रहा है वो क्या कर रहा है, उस डिवेंचर इंटरेस्ट को बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, और बैंक में डिपॉजिट करके उस डिवेंचर इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है वो 2,000 टका मिल रहा है। मैंने सिंपल बात है, 5 लाख का 8% इंटरेस्ट होता है 40,000। फिर उस 40,000 को आप बैंक में अलग से रख रहे हो, जो मिसेस एक्स बैंक में डाल रहे हैं, फिर उसमें से उसको 40,000 के ऊपर उसमें और इंटरेस्ट मिल रहा है जिसका वैल्यूएशन में कितना बोला, 2,000 का एज बैंक इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली यहाँ पर जो इनकम जनरेट हुआ था उस इनकम से फिर से इनकम जनरेट हुआ। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 2,000 जनरेट हुआ ये भी क्लब्ड होगा या फिर सिर्फ 40,000 क्लब्ड होगा या 5 लाख क्लब्ड होगा। दीज आर दी क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लबिंग प्रोविजंस हमें ये सिखाते हैं कि नॉर्मली ट्रांसफर मैंने जिसके जैसे हम लोग कल देखे
अगर अमिताभ बच्चन अपना इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं जया बच्चन जी को या ऐश्वर्या बच्चन जी को, तो अगर ये ऐसे समझ में आता है कि ये इनकम ट्रांसफरर अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रोविजन 64 से लेके 65 हमें यही सिखा रहे हैं, 60 से लेके 65 कि वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल कर देना चाहिए और ट्रांसफरर के इनकम के साथ उसको वापस से जोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी कल प्रोविजन डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं और प्रोविजंस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा पॉइंट पे बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज बोलना पड़ता है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका आंसर को लिखते हैं और चलो इसको समझते हैं। ठीक है। पहला बात है कि ये मिस्टर और मिसेस एक्स के बीच में हुआ है, तो इसमें प्रोविजंस जो है वो कौन से सेक्शंस के तहत होगा? कल ही पढ़ा दिए थे सर। जब हस्बैंड अपने वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड के नाम पे इनकम को ट्रांसफर करता है, ये 64 के अंदर आता है। वेरी गुड सर। ये देखो, स्पाउस इनकम देख रहे हैं सर, इनकम ऑफ अदर पर्सन के अंदर ये स्पाउस इनकम जो है, इसमें रेम्युनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न, ये वाला था 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, और इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आ जाता है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। इसका मतलब हम लोग करेंटली जो क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं ये भी 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 का क्वेश्चन, सही है ना? एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, ये सब प्रोविजंस का डिस्कशन कल हो चुका है। If an individual transfer an asset other than house property, यहाँ पर ट्रांसफर क्या हुआ है सर? हाउस प्रॉपर्टी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ और, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, टू हीज और हर स्पाउस, तो हीज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैंने जो ओरिजिनल दाम है उससे काफी कम दाम में या फिर किसी भी तरह का पैसा ना लेके, फिर वहां से जो इनकम जनरेट होता है, एनी इनकम arising from such asset any income arising from such asset will be clubbed in the hands of, किसके हाथ में होगा सर? इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके हाथ में गवर्नमेंट जोड़ देगा और उस पर टैक्स चार्ज करेगा। तो हमारे इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या देखा? इन द गिवन प्रॉब्लम, लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, कुछ भी अनफ शनफ लिखने से थोड़ी होता है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स ट्रांसफर 8% डिवेंचर of ₹5 lakh, 8% debenture of ₹5 lakh to Mrs. X, to Mrs. X, without any consideration, without any consideration. So the debenture interest, माने ये ऊपर वाला जो प्रोविजन है उसके तहत यही हो रहा है ना सर? So the debenture interest
सो द डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितना, 5 लाख का 8% कितना होता है सर, 40,000। सो द डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 40,000 debenture interest of rupees 40,000 is clubbed in the hands of transferor माने मिस्टर एक्स, सही ना, मिस्टर एक्स माने ट्रांसफरर। सर 40,000 का हिसाब का तो पता चल गया, बट 40,000 को बैंक में रख के मिसेस एक्स को जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसका क्या करें, हाँ उसका क्या होगा कालिया, बोलो अब तेरा क्या होगा कालिया। सर यहां पर लिखो इनकम विल बी क्लब्ड, income will be clubbed, but income from income from income will not be clubbed. Income from income will not be, that's why bank interest of rupees 2,000 will be taxable in the hands of Mrs. X, ठीक है। इनकम विल बी क्लब्ड, इनकम फ्रॉम इनकम विल नॉट बी क्लब्ड, ठीक है। मैंने जो इनकम डिवेंचर ट्रांसफर करके डिवेंचर से जो मिल रहा था वो तो क्लब्ड हो जाएगा, पर वो डिवेंचर का इनकम से जो बैंक इंटरेस्ट अलग से मिसेस एक्स को मिला वो क्लब्ड नहीं हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया था। अनदर एग्जांपल, चलो आज सिर्फ एग्जांपल ही होगा। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 5% डिवेंचर of rupees 1 lakh to Mrs. X for rupees 4 lakh, 5% debenture of rupees 1 lakh, नहीं सॉरी 1 लाख नहीं, ये 10 लाख का, ठीक है। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 5% डिवेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख टू मिसेस एक्स फॉर रुपीज 4 लाख, मैंने 10 लाख का चीज 4 लाख में दिया। एज ऑन 10th May 2023 the due date of interest is 31st July every year. Comment. Mr. X transfer 5% debenture of rupees 10 lakh to Mrs. X for rupees 4 lakh. As on 10th May 2023, the due date of interest is 31st July every year. Comment. सर ये भी तो 64(1) सबसेक्शन 4 का ही क्वेश्चन हुआ ना। प्रोविजन यही वाला है सर जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशंस और नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट।
ठीक है, इसमें और एक चीज आता है, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया और उस एसेट से जो इनकम हो रहा है उसका बेनिफिट जया बच्चन को अगर मिल रहा है तो उसे हम लोग इस पॉइंट पे काउंट करते हैं। बट करेंटली जो हुआ है ये यही वाला पॉइंट 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 वाला, ये बहुत वाइटल है। ये 6414 एंड 6416 जो है, ये मैंने आपको बोला था कि ऐश्वर्या राय बच्चन, मैंने अगर अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन को कुछ ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो उसे 64 सबसेक्शन 6 काउंट कर, ठीक है। बाकी 60-61 पे बोल दिया था, ठीक है। मैंने मेनली जिस चीज पे क्वेश्चन होता है मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, हर चीज पे क्वेश्चन नहीं होता, बस प्रोविजन जानने से कहीं पर एडजस्टमेंट होने से जवाब देना। चलो इसका भी आंसर कर लो। अगेन वही तरीका वही है, एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, इफ एन इंडिविजुअल, वो पहले वाला जो क्वेश्चन में लिखा था वो सेम टू सेम होगा। As per section 60 per if an individual transfer an asset to his or her spouse without adequate consideration, without adequate consideration, any income arising from such asset will be clubbed in the hands of transfer। इसमें एक बात है सर, इसका एक केस बना था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन में इतना फर्क है कि पहले हम लोग जो बात कर रहे थे वो विदाउट कंसिडरेशन का बात कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि विदाउट कंसिडरेशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ है ना। तो विदाउट कंसिडरेशन एंड इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एक फर्क होता है। यहाँ पर जो पॉइंट बोला था, क्या बोला था, ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट माने इनएडिक्वेट, एक ही बात है ना, या फिर विदाउट कंसिडरेशन। तो इस पॉइंट पे एक ऐसा बात है सर, इसमें एक केस बना था, मैं आपको केस लिखा देता हूँ। कोर्ट हेल्ड दैट, मैंने एक्चुअली ये केस कैसे बना है इसके पीछे एक कोर्ट केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट, हेल्ड इन H.N. पटवर्धन, लिख लो। द कोर्ट हेल्ड इन H.N. पटवर्धन if there were transfer of asset for inadequate consideration, the clubbing provisions would apply for inadequacy portion only, apply for inadequacy portion।
In the given case, Mr. X transfer 5% debenture of rupees 10 lakh to Mrs. X for rupees 4 lakh. So clubbing provisions would apply only for, क्या होगा बोलो, 10 लाख का चीज 4 लाख में दिया तो कितना इनएडिक्वेट हुआ? 6 लाख। तो 6 लाख इनका जो कम हुआ है वो 6 लाख को भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करके इनकम में मानेंगे, क्योंकि 4 लाख तो ऑलरेडी उसने पे कर दिया मिसेस एक्स ने, है ना। तो इसमें 6 लाख अमाउंट जो है इसी को हम लोग क्लब करेंगे, माने हम लोग ऐसे बोलेंगे 6 लाख तो नहीं होगा, 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, माने इनकम जो जनरेट हो रहा है उस इनकम जनरेशन तो डिबेंचर के ऊपर हो रहा है ना। जैसे 10 लाख का 5% कितना होता है, 50,000, है ना। लेकिन इनएडिक्वेट कितना है, 6 लाख है, तो 6 लाख का 5% कितना होता है, 6 लाख का 5% 30,000। तो 30,000 जो इनकम है ये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल, मैंने 10 लाख पे नहीं करेगा क्योंकि 4 लाख तो उसने पे किया। समझ में आया सर? तो करो। So clubbing provisions would apply only for rupees 6 lakh. Rupees 6 lakh. And debenture interest of rupees 30,000 is clubbed in the hands of transfer. That means Mr. X. 30,000 is clubbed in the hands of Mr. X. That means transfer. ये तुम लोगों ने लिखा सर ऑनलाइन में, जो लोग हैं बोलो सर। यस सर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। यस सर। हाँ सर। ठीक है सर। सुमित इतना देरी करके ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, छुट्टी खत्म नहीं हुआ अभी तक। हाँ सुमित। शाम को सर, शाम को आता हूँ शाम को। अच्छा, हाँ सर। दुर्गा पूजा अभी तक ये नहीं हुआ ना? दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, आज तो लक्ष्मी पूजा है। जब तक सारा पूजा, अब तो एकदम एक काम कर, काली पूजा तक एकदम छुट्टी मना। देख रहा हूँ उन लोगों का बचपन ना अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट तारीख, चलो देखो।
लिखो सर, लिखो, जो लिख रहा हूँ वही लिखो, फिर समझाता हूँ। चलिए फैन ऑफ कर दो, नहीं बोलो। थैंक यू सर। फटाफट इसको लिखो सर, फिर नेक्स्ट पेज में जाऊँ। यहाँ पर बस मैंने इतना देखा, मिस्टर एक्स 1 लाख टका मिसेस एक्स को दे रहा है, और मिसेस एक्स क्या कर रहा है सर, इसको ना दो पर्पस में यूज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इन हिज ओन बिजनेस, नहीं सॉरी, investment in her own business. Clubbing provision will be applicable only when investment is made on the first day of the previous year. Mr. X transfer to Mrs. X कितना, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट इन हिज इन हर बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, 1 लाख जो दे रहा है। अब इसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इसमें क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। क्लबिंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल only when investment is made on the first day of the previous year. On the first day of the previous year. On the first day of the previous year. इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, दिखाता हूं सर, लिख लिया। प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट on the first day of the previous year divided by total investment. ये फॉर्मूला है। अब इसको मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू से। मानो मिस्टर एक्स ट्रांसफर ₹5 लाख to Mrs. X as on 15th July 2023. In July 2023, Mrs. X invested the same amount in her own business, started by Mrs. X in previous year तेईस का 6 साल पीछे कितना होता है, 17, 16, 17, ठीक है। Started by Mrs. X in previous year 16, 17. Opening capital as on 1st April 2023 is rupees
8 lakh. Profit during the previous year (23-24) is rupees 2 lakh. And in previous year 24-25 is rupees 3,50,000. Explain the tax consequence. ये सिचुएशन दिया है, अब इसमें आपको ये बताना है इसमें हमको टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे काउंट करें। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हेलो, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया सर? बोलो प्लीज। बेसिकली क्या हुआ है सर, जो कॉन्सेप्ट में भी आपको बस बता रहा था पिछले वाला केस में, मिस्टर एक्स यहाँ पर मिसेस एक्स को 1 लाख टका ट्रांसफर कर रहा था, तो जो अब उसमें से कुछ पैसा मिसेस एक्स क्या कर रहे हैं, अपने ही बिजनेस पे लगा रहे हैं। ऐसे तो होता ही रहता है ना सर, कि हस्बैंड वाइफ को कुछ पैसा दे रहा है, फिर उस पैसे से वाइफ बिजनेस कर रहा है। तो अगर वाइफ बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएगा तो बोलते हैं कि क्लबिंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये रूल है, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा? प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल। अब ये जो पूरा खेल है इसमें आपको सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एप्लीकेबल करना, ठीक है, एज वेल एज इसमें सेक्शन 64 क्लॉज 4 सबसेक्शन 6 भी आ सकते हैं। मैंने अगर ये क्या बोलते हैं उसको, डॉटर इन लॉ माने बेटा का जो वाइफ होता है उनको भी अगर प्रोवाइड करता है तो भी ये प्रोविजंस लग सकता है। जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं सर, आंसर लिखो, समझ में आ जाएगा अभी। इन द गिवन प्रॉब्लम, सॉरी, पहले ही गिवन प्रॉब्लम में आने से दिक्कत हो गई, पहले एज पर सेक्शन लिखता हूं। एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल transfer asset to his or her spouse, any income from such asset from such transferred asset, from such transferred asset, मैं शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा लिख लो, is clubbed in the hands of transferer, in the hands of transferer, ठीक है, as per explanation to section 64 subsection 1 clause 4, as well as if the amount is invested अच्छा 64 subsection clause 4 as well as 64 subsection 1 clause 6 दोनों जगह में अप्लाई हो सकता है। if the amount is invested by the spouse
और सन्स वाइफ ना, मैंने हमारे एग्जाम्पल में ऐश्वर्या राय बच्चन ना, इन हर ओन बिजनेस क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल 3 पी आ गए। Clubbing provisions applicable only if investment is made in the first day of the previous year. Only if investment is made on the first day of the previous year. इसमें एक्चुअली दो चीज आएगा सर, एक प्रीवियस ईयर 23-24 में भी एक हिसाब होगा और प्रीवियस ईयर 24-25 का भी एक हिसाब। ठीक है, इसलिए देखना मैं क्वेश्चन के अंदर 23-24 एंड 24-25 दोनों सिचुएशन ही मेंशन किया। तो हम लोग देख लेते हैं सर, पहले प्रीवियस ईयर 23-24 का सिनारियो क्या होता है। In the given case, Mr. X transfer ₹5 lakh to Mrs. X, invested the same amount in her business. Invested the same amount in her business. But clubbing provisions will not applicable as investment is not made on the first day of the previous year. The entire business income of rupees 2 lakh is taxable in the hands of Mrs. X. ये हुआ 23-24 का हिसाब। अब प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या कहानी में कुछ बदलाव आने वाला है क्या सर? आई थिंक आए, देखो the clubbing provision is applicable as amount reinvested, और जब री इन्वेस्ट हो रहा है तब तो वो फर्स्ट डे में ही आ जाएगा। पहले वाला जब हुआ था उस टाइम पे तो वो फर्स्ट डे में नहीं दिया था, कब दिया था? 15 जुलाई को दिया था। 15 जुलाई ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे तो नहीं होता है ना? तो द क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल एज अमाउंट री इन्वेस्टेड on the first day. तो इनकम क्लब्ड
in the hands of Mr. X. तभी जाके ये क्लबिंग एप्लीकेबल हो सकता है। तब ऐसे सिचुएशंस में क्लबिंग का फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रॉफिट इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। प्रॉफिट इनटू, जो आपको मैं ऑलरेडी लिखा के रखा था इधर, कहाँ गया? प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 3.5 लाख है 24-25 का, तो 3.5 लाख इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 15, जितना होगा ये टैक्स क्लबिंग करें, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स करें। ठीक है, कितना हुआ बोलो? कितना हो रहा है प्लीज टेल मी। क्या कोई सॉल्व नहीं कर रहा है कैलकुलेशन? हेलो, सब एकदम सन्नाटा छा गया, क्या बात है? हम्म, सर 1,16,000 आ रहा है सर। 1,16,000 ठीक से 1,16,000 देख। 1,16,000, हाँ 1,16,000 और भी आगे भी तो कुछ होगा। 667। 666 करके है वो। ठीक है। वन लैख 16,667। ऐसे होता है अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो। सिमिलर काइंड ऑफ और भी क्वेश्चन आपको बहुत सारा जगह में मिलेगा। मैं एक क्वेश्चन आपको घर पे दे रहा हूँ, आप लोग एक बार उसको घर पे ट्राई करना। मैं दिखा देता हूँ उसको। मिस्टर एक्स ट्रांसफर रुपीज 2 लाख to Mrs. X as on 7th July 2023. Mrs. X started business as on 14th August 2023 with a total capital of rupees 5 lakh. Own capital 3 lakh. The profit during PY 23-24 from such business is rupees 50,000 and previous year 14-15 rupees 80,000. Commit. ये अभी नहीं करना है, घर पे ट्राई करना है। घर पे ट्राई करना है, ठीक है? लिख लिया सभी ने? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है सर।
ये तो लास्ट दिन समझा दिया था, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाला। बोला था ना वो जया बच्चन जी प्रोफेशनली काम करता है कि नहीं करता है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 5, मिस्टर वैभव। इससे पहले 3-4 इलस्ट्रेशन था, लास्ट दिन थोड़ा समझा दिया था। Mr. Vaibhav started a proprietary business as on 1st April 2022 with a capital of rupees 5 lakh. He incurred a loss of rupees 2 lakh during the year 2022-23. To overcome the financial positions, his wife, Mrs. Vaishali, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, gave a gift of rupees 5 lakh on 1/4/2023. यानी मिसेस ने वैभव को गिफ्ट किया, कितने का? 5 लाख, which was immediately invested in the business by Mr. Vaibhav. He earned rupees profit 4 lakh during the previous year 23-24. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for the assessment year 24-25. If Mrs. Vaishali gave the said amount as loan, what would be the amount to be clubbed? अगर ये गिफ्ट ना होके लोन होता तो फिर ये क्लब होता क्या? इसका जवाब देने के लिए आप ऐसे तरीका अपना सकते हो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप आंसर करोगे कौन से सेक्शन के अंदर आप आंसर दें। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पाउस जब इनकम ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर खेल थोड़ा उल्टा दिया है। हम लोग हमेशा पति पत्नी को दे रहा था, पर इस बार पत्नी पति को दे रहा है। समानता होना चाहिए, मैंने एरा ही अलग चल रहा है सर आजकल। पहले ऐसा सोचता था, एक जमाना था जब लड़की लोग बाइक के पीछे बैठता था और लड़का बाइक चलाता था। अभी उल्टा हो गया है, लड़की बुलेट चला रहे हैं, लड़का पीछे बैठ रहा है। जमाना काफी बदल गया है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। चलो अच्छा बात है। 64 subsection 1 clause 4 of the Income Tax Act 1961 provides for the clubbing of income in the hands of the individual if the income earned is from the assets other than house property transferred directly or indirectly to the spouse of the individual, otherwise then for adequate consideration of connection with an agreement in or leave property। माने बेसिकली पूरा प्रोविजंस को ही लिखना पड़ता है। In this case, Mr. Vaibhav received a gift of rupees 5 lakh on 1/4/2023 from his wife, Mrs. Vaishali, which he invested in his business immediately. The income to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for the assessment year 24-25 as computed as under. ये वैशाली के हाथ में, मिसेस वैशाली के हाथ में क्लब्ड होगा, तो उसका हिसाब कैसे? अच्छा, गिफ्ट कब किया है सर? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को किया है। 1 अप्रैल माने एकदम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हो गया ना, तो फर्स्ट डे में करने से क्लब्ड होता है। तो क्लब्ड होना है, तो कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो पहले तो ये देखना है मिस्टर वैभव टोटल कितना पैसा बिजनेस पे लगा। मिस्टर वैभव विद कैपिटल ऑफ 5 लाख, उसका 2 लाख का लॉस हुआ था तो 22-23 में, और उसमें 5 लाख तक अभी बीवी ने दिए। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख है। 2 लाख लॉस खा गया था, मैंने एक्चुअली उसके पास 3 लाख था, है ना। 5 लाख उसने जमा बिजनेस पे लगाया था 1/4/22 को, फिर 22-23 में 2 लाख का लॉस खाया। 1/4/22 को 5 लाख लगा के रखा था, फिर 22-23 मैंने उसी ईयर में 2 लाख का
लॉस खा गया, तो बचा कितना? 3 लाख। तो 23 के स्टार्टिंग में उसका बिजनेस का कैपिटल कितना है? 3 लाख है। अब बीबी से 5 लाख लिया है ना? समझ में आ रहा है बात? और बीबी से 5 लाख इसी साल लिया, 23 के स्टार्टिंग में ही लिया। तो कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 3 लाख। मिस्टर वैभव कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये वैभव का कर रहे हैं। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम मिसेस वैशाली, उसका अलग से कर रहे हैं। तो कैपिटल 2023 का 3 लाख है, जिसमें 5 लाख में से 2 लाख निकालो तो 3 लाख, मतलब 2 लाख क्या है? लॉस। प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 टू बी apportioned on the basis of capital employed on the first day of the previous year, that is as on 1/4/23। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल जो हिसाब है थ्री टू फाइव रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने 3:5 इसलिए किया है सर, क्योंकि 3 लाख उसका था और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट टोटल क्या है? 8 लाख हुआ। तो टोटल 3 लाख मैंने 8 लाख, 8 लाख में से 3 लाख उसके पास पहले से था और 5 लाख अभी उसके पास आया है, तो टोटल कैपिटल हो गया उसका 8 लाख। अब यहां पर प्रॉफिट अपोर्शन, अच्छा उसने प्रॉफिट कितना किया बोला था ना क्वेश्चन में? 4 लाख बोल दिया था। तो 4 लाख जो प्रॉफिट उसका हुआ था, इस प्रॉफिट को अपोर्शन करना है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट को इंटू करना है टोटल मैंने करंट ईयर का हिसाब और टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया मैंने। बेसिकली टोटल 8 लाख है ना, तो इसको 3:5 है, 3 लाख और 5 लाख, तो हम लोग इसको 3:5 बोल सकते हैं। तो 3:5 माने 3/8 एंड 5/8, बेसिक मैथ्स है। तो 4 लाख का 3/8 करेंगे। 4 लाख जो मेरा प्रॉफिट है उसका 3/8 करने से मेरे को मिस्टर वैभव के कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कितना प्रॉफिट क्लब्ड होगा उसका हिसाब मिलेगा। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम मिसेस वैशाली का हिसाब क्या बनेगा? 4 लाख प्रॉफिट का ही 5/8 करने से। तो प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वैभव का कैपिटल का हिसाब है 1.5 लाख का, और वैशाली का प्रॉफिट का जो मैंने कैपिटल से जितना मिला है वो है 2.5 लाख का। तो कुल मिला के 4 लाख तो बनना ही है, क्योंकि प्रॉफिट तो ओवरऑल 4 लाख ही हुआ है। लेकिन अलग अलग करके ये मिल गया कि वैशाली का कितना है और वैभव का कंट्रीब्यूशन कितना है। Therefore, the income to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for the assessment year 24-25 is 2.5 लाख। ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट वैभव को हुआ है, ये पैसा वैभव के नाम पे टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये तो वैशाली के पैसे से हुआ है ना, और इसका पैसा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दिया गया है, तो इसलिए इनकम टैक्स कहते हैं ये 2.5 लाख को हम वैभव का प्रॉफिट नहीं वैशाली का प्रॉफिट माने। और यही चीज में भी आप लोगों को करवाया, उसी का थोड़ा एक इम्प्रोवाइजेशन कॉन्सेप्ट है, माने वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन टेक्निक अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 2.5 लाख किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? वैशाली के हाथ में, ना कि वैभव के हाथ। तो आप क्या लिखोगे? इन केस मिसेस वैशाली गिव सेड अमाउंट ऑफ ₹5 लाख एज ए बोनाफाइड लोन, देन क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। अगर ये लोन की तरफ से तुम देते, माने अगर वैशाली इसको वैभव को लोन देता, तो क्लबिंग प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल नहीं। और यहाँ पर और एक बात है सर, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अदर सोर्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं इसकी कि 56 सबसेक्शन 2 क्लास 10 में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है विद इन 50,000। The provision of section 56 subsection 2 clause 10 would not be attracted in the hands of Mr. Vaibhav since he has received a sum of money exceeding rupees 50,000 without consideration from a relative, that is his wife। समझ में आया? तो ये यहाँ पर गिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है अदर सोर्स वाला, वो भी ये नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कोई 50,000 का अमाउंट नहीं था। अगर 50,000 के अंदर होता तो फिर क्लबिंग नहीं होता, इवन ये एग्जेम्प्ट हो जाता, टैक्सेबल भी नहीं। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आया? हेलो, अब जो लोग Yes, sir. आदर सोर्स का क्लास मिस रहा है रिसेंटली, उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो।
मैंने ये बात, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, ये लोग ये बात समझ नहीं पाएगा, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो ये अदर सोर्स में ये 56 सब्सटेंस टू क्लॉज 10 का जो बात मैंने अभी किया, जिन लोगों का अदर सोर्स करेंटली मिस रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, चाहे आप लोग नहीं किए या बाद में ज्वाइन किया, जो भी हो, वो बाद में आप लोग जब पढ़ेगा उस टाइम पे मैं बता दूँ। बस इतना जान लो कि अगर रिलेटिव से कोई 50,000 तक का गिफ्ट लेता है वो एग्जेम्प्टेड रहता है, 50,000 से ज्यादा होने से टैक्सेबल होता है। इतना बेसिक सेंस की जनरेट कर ही सकते हो। सेक्शन है 56 सब्सटेंस टू क्लॉज 10, माने हम लोग यहाँ पर 56 सब्सटेंस टू क्लॉज 10 को अप्लाई नहीं कर पाए। तो जो प्रोविजंस अभी हम लोग नॉर्मल एग्जांपल्स में किए, वही उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हम लोगों को अच्छा वाला क्वेश्चन मिला, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ, सन्स वाइफ माने ऐश्वर्या। अच्छा, हम लोग बलि का बकरा बनाए इनके फैमिली को। ठीक है, खुद के ऊपर लोग क्यों दूसरे का नाम ले रहे हैं। अरे सर, सेलिब्रिटी लोगों के ऊपर कुछ भी चलता है, ये लोग ओपन, खुली किताब है ना इन लोग, इन लोगों का तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। इनका, इन लोगों का घर मैंने फैमिली के अंदर का बात पेपर में छाप के लोग कमाता है, तो हम लोग तो इतना तो कर ही सकते हैं। कौन किसके साथ डेट पे जा रहा है, कौन किसको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, सारे के सारे था खराब। पानी भी खत्म हो गया, दूसरे का देखो। क्योंकि कहीं पर मैं देख रहा था कि किसी का कोई वहाँ, देखो याद आ रहा है, ये हम लोग का कुंफू, कुंफू पांड्या को जानते हो? कौन? हार्दिक पांड्या। हार्दिक कुंफू पांड्या वाले बेसिकली, हार्दिक पांड्या कौन है? क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर। वो जिसके साथ शादी किया था, क्या नाम है, क्या, नताशा स्टेनोविक ऐसा कुछ नाम है ना। तो मैं देख रहा था कि वो जो नताशा था वो तो उसको डिवोर्स दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे हार्दिक बहुत टूट गया था। उन लोगों का एक बच्ची भी है। आ, तो अभी आज ही खबर कहीं देख रहा था, गॉसिप चैनल्स पे वगैरह में आता रहता है ना नोटिफिकेशंस। मैं ऐसा उतना देखता नहीं हूँ, पर दिखाता है तो देख लेता हूँ। तो क्या है उसमें, एलविस यादव बोल के कोई है जो आई थिंक बिग बॉस वगैरह में था ना, मैं तो जानता नहीं उसको। वो अभी वो नाताशा एल्विस के साथ डेट पे जा, मैंने इन लोगों का क्या शादी, क्या है, अलग ही लेवल है। मेरे तो समझ से परे। मैंने, तुमने शादी किया, बच्चा किया, हाँ, निभाओ ना। मैंने बेसिकली हार्दिक से प्रॉब्लम है, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने, आप लोग बुरा मत मानना, मैं सीधा ही बोलता हूँ। बेसिकली टेंडेंसी, अगर ये सच है तो टेंडेंसी कुछ ऐसी कि मेरे को एक से मैं खुश नहीं हूँ, आई नीड अ मल्टीपल रिलेशनशिप। ये बेसिकली दिमागी हालत में प्रॉब्लम है। ये इंसान का वो अंदर का दोगलापन है जो बाहर निकल के आता है। हाँ, रिलेशनशिप सुटेबल नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, ये सब बहाना है। असल में ये है कि मन उठ गया है मेरा। शादी नहीं करें, बेसिकली बोलेगा कि आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ मल्टीपल अफेयर्स, मुझे रिलेशनशिप में कोई विश्वास नहीं, कमिटमेंट नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते। कमिटेड क्या चीज है, वो तो ओल्ड फैशन चीज है। और अल्टीमेटली क्या होगा, दिन पे दिन सुसाइड बढ़ेगा, और हर बंदा सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास है। ऑलरेडी ये चीज, ये ट्रेंड चालू हो चुका है। तब यहाँ पर इंडिया में तुम देखना, हर जैसे अमेरिका में होता है ना, हर दो 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ता है। वहाँ पर साइकोलॉजी ग्रेजुएट तुमको बहुत मिलेगा। हमारे यहाँ पर जैसे डॉक्टर्स चेम्बर्स होते हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का चेम्बर्स होते हैं, मैंने साइकियाट्रिस्ट का चेम्बर्स होते हैं। हर 2 घर छोड़ छोड़ के तुमको साइकियाट्रिस्ट का चेम्बर दिखेगा। क्यों? सब थेरेपिस्ट आजकल यहाँ पर भी चालू हो गए। थेरेपी अगर मैंने स्पेशली, अगर तुम
पॉश एरिया में रहते हो और अगर तुम्हारा कोई थेरेपिस्ट नहीं है तो फिर तुम्हारा स्टेटस ही क्या है? जैसे इफ यू आर फ्रॉम साउथ दिल्ली, इफ यू आर फ्रॉम साउथ बॉम्बे, इफ यू आर फ्रॉम कोलकाता न्यू टाउन सॉल्टले, ठीक है, मैं ऐसे में कोलकाता में इतना नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये सॉल्टलेक वाले लोग, न्यूटन वाले लोग भी ना, वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे जैसा सोचता है कि हम लोग कोलकाता के पॉश हैं। कोलकाता ऐसे साउथ सॉल्टलेक से भी पॉश एरिया आपको साउथ कोलकाता में भी दिखेगा, अलीपुर जोन में। माने बेसिकली ट्रेंड इज देयर कि अगर साउथ दिल्ली में लोग कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे। एक थेरापिस्ट होना चाहिए। क्या पता नहीं थेरापिस्ट आके तुमको क्या घुटनी पिलाता है, कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली दिमाग के मैंने दिमागी हालत खराब ही होता है। मतलब आजकल तो ऐसे ऐसे चोंचला चालू किया है, मैं एक जगह पे देख रहा था, बोलते हैं कि जैसे मानो कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाने में पहले था कि हर कोई लोग जो भी अपना अपना कल्चर के हिसाब से खाता, कोई प्योरली मैंने नॉन वेज भी खाता है, वेज भी खाता है, कुछ लोग प्योर वेज होते हैं, है ना। आजकल हो गया कि वेजिटेरियन नहीं, वेगान। बाप रे बाप, वेगन। तो मैं वेगन और वेजिटेरियन में क्या फर्क है? नहीं, ये दूध का चीज नहीं पीते। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में एक लॉजिक काम किया, तब तो वेगन लोगों को बहुत सारा चीज छोड़ देना चाहिए। कैसे बोलूं, ये इनको नॉलेज नहीं है। जैसे मानो ये जो फूल हुआ है, देख रहे सर, ये जो पेड़ में फूल उगता है ना, ये फूल भी उगता है जब दो, जैसे वो जो बीज होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बी तो बोलते हैं, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मधुमाछी, नेक्टर से, उनके नेक्टर से ही तो ये फूल फल सब होता है। तो फिर उनका नेक्टर भी तो बहुत मुश्किल से वहां पर वो लोग लेके आते हैं। अगर तुमको एनिमल का जो फूड्स है, जैसे मानो कि दूध या ये सब चीजें जो है, ये तुम्हें लगता है कि क्या बोलता है वेगन लोग, मैं देख रहा था सब चूचला, मैंने बोलते हैं कि बछड़ा का दूध हम उनको नहीं देके खुद खा लेते हैं, इसलिए हमें दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर बछड़ा इतना दूध खा भी नहीं सकता जितना दूध एक गाय देता है, इतना दूध एक बछड़ा पी भी नहीं सकता। तो इसीलिए गाय आज से नहीं सर, सदियों से इंडिया में स्पेशली दूध पीना गाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चर बना है। और इसीलिए गाय को हम लोग माँ मानते हैं। जैसे बच्चा माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, तो क्योंकि बच्चा बड़ा होने के बाद गाय का दूध पीता है, दैट इज द रीजन कि ये रिचुअल्स ही हम लोगों के कल्चर में है कि गाय हमारे माता है। इसलिए जब मुस्लिम लोग गाय को काटते हैं तो हम लोग यहाँ पर झंडा गाड़ते हैं, लेकिन ऐसा झंडा भी नहीं गाड़ना चाहिए जहां पर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल हम लोग भी, हिंदू लोग भी घर में गाय पालते हैं, जब गाय बुढ़ा हो जाते हैं तो अल्टीमेटली किसी कसाई को ही बेचता है। तो फिर अगर तुमको इतना माँ पे प्रेम था तो कसाई को गाय को बेचता, बुढ़ा बूढ़ा तक उसको रखो अपने पास, है ना। जब गाय दूध देना कम कर देगा तो गाय को बेच देगा। तो फिर यहाँ पर मुस्लिम भी जितना गुनहगार है क्योंकि वो गाय खाता है और हिंदू का इमोशंस को नष्ट करता है, तो हिंदू तो उससे ज्यादा बड़ा गुनहगार है। जैसे ही दूध देना बंद कर दिया, तुम गाय को बेच दिया, तो तुम कैसा हिंदू हो गई? ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे दूध देना कम कर दिया वो बेच दिया। तो कोई सही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगली करके कोई फायदा नहीं। हाँ, हिंदू मुस्लिम को भी समझना चाहिए कि एक इमोशनल मैटर है, खाने की इतना सारा चीजें खाओ ना, कौन मना करता है। हाँ, गाय को छोड़ दो और हिंदू को भी समझना चाहिए। और ये वेगन कॉन्सेप्ट में देखना, दूध एनिमल, तो फिर उसमें तो कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। हर चीज में एनिमल का कुछ ना कुछ चोट पहुंचता ही है। सब खाना बंद भी कर देना चाहिए। और ये सब साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट इतना ज्यादा हो रहा है ना, रीजन और कुछ भी नहीं है। लोग ये सब बॉलीवुड और सेलिब्रिटी लाइफ से इतना ज्यादा सो कॉल्ड इंस्पायर है। इंस्पिरेशन लेना है और भी जगह है भाई, लो ना। और लोग आजकल बात बात पे थेरापिस्ट के पास जाते हैं। मेरा भी कोई स्टूडेंट्स है, मैं बात करता हूँ, वो क्या रहना है, थेरापी जाना है। क्या है थेरापी जाना है? सुबह उठो, अपना काम करो, खेल कूद करो, अगर एज है तो खेल कूद करने का, ऐसा खेल कूद का कोई एज नहीं होता। मस्त रहो, पढ़ाई करो, क्या चिंता है। हाँ, प्रॉब्लम आएगा, झेलो उसको, लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हम सहन नहीं कर सकते तो फिर कैसे इंसान है? अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा लाइफ, खुशी आता है तो बड़ा मजा आता है, तो प्रॉब्लम आने पे इतना दुखी होगा, दुखी तो होंगे ना, लेकिन दुख भी तो सहन करना आना चाहिए। लेकिन जैसी प्रॉब्लम आते हैं, हमसे नहीं होता, हम डिप्रेस हो जाते हैं। इंसान, हर इंसान की लाइफ में बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है।
मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे साथ नहीं है? या फिर आगे नहीं आएगा? आएगा। हाँ, हो सकता है मैं पागल हो जाऊं, हो सकता है कि मैं उसको सहन ना कर पाऊं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट नहीं सर, चीजों को रियलाइज करना जरूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने कोई ऐसा नहीं कि एकदम भगवान का नाम लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। आजकल वो सब एजुकेशन मिसिंग है, इसलिए लोग सहन नहीं कर पाए। और साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, तुम्हारा वो डिप्रेशन में तुम्हारा माइंड काम नहीं करता, तुमको गोली देता है, मैंने दवाई देता है, जिसमें तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो बेसिकली तुमको वो मैसेज नहीं भेजता है, तुम सब कुछ भूल भाल के रहते हो। एक्टिविटीज में कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में वो सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत होता है। और माइंड कंट्रोल का मेडिसिन तुम सोचो, तुम्हारा मन का कंट्रोलिंग करेगा मेडिसिन, ये कितना खतरनाक मेडिसिन हो सकता है। मैंने तुम दुख करना चाहते हो पर तुमको दुख नहीं होगा, तुम रोना चाहते हो तुम रोगे नहीं, इमोशंस कंट्रोल करेगा ये भगवान। मैंने माथा खराब। फैमिली रिलेशंस अच्छा होना चाहिए, दोस्त फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। हाँ, दिल हल्का होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज मेंटेन करनी चाहिए। बात सही किया। चलो सर, ये कौन सा क्वेश्चन है? ओ, ऐश्वर्या को दे रहा है। Mrs. Kasturi transferred his immovable property to ABC Company Limited, subject to a condition that out of the rental income, a sum of rupees 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर कर रहा है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने लाइक कोई बिल्डिंग वगैरह, किसको दे रहा है? किसी कंपनी को दे रहा है। सब्जेक्ट टू ए कंडीशन दैट जो रेंटल इनकम वहां से आएगा 36,000 पर annum, वो अपने बेटा के बीवी के बेनिफिट के लिए वो जाएगा। कर ही सकते हैं ऐसे। जैसे ऐसे तो जरूरत नहीं है बच्चन फैमिली में, बट फिर भी बच्चन साहब मानो एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया और उस रेंटल इनकम को ऐश्वर्या का बेनिफिट के लिए दिया कि भाई ये बहुरानी आपके, ठीक है। Mrs. Kasturi claims that amount of 36,000 utilized by her son's wife should not be included in her total income as she no longer owned the property. Examine the reasons whether the conditions of Mrs. Kasturi is valid in law. मिसेस कस्तूरी जो बोल रहे हैं क्या ये वैलिड होगा? इसके लिए आपको सिंपल है सर, प्रोविजंस पहले जानना है, जो आप लोग जानते हो बस यहाँ पर उसको अप्लाई करना है। The clubbing provisions under section 64 subsection 1 clause 7 are attracted in case of transfer of an asset directly or indirectly otherwise than for adequate consideration to any person to the extent to which the income from such asset is for the immediate or deferred benefit, माने या तो अभी मिल जाएगा या फिर बाद में मिलेगा, of son's wife. Such income shall be included in computing the total income of the transferor individual. ये income किस पे जोड़ना चाहिए? जो ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे जोड़ना चाहिए। Therefore, income of rupees 36,000 meant for the benefit of daughter-in-law is chargeable to tax in the hands of transferor, that is Mrs. Kasturi in this case. The contention of Mrs. Kasturi is hence not valid in. मैंने कस्तूरी जी एक्चुअली क्या क्लेम कर रहा था? कस्तूरी जी क्लेम कर रहा था the amount of 36,000 should not be included in her total income as she no longer owned the property. क्योंकि प्रॉपर्टी उनका नहीं है इसलिए करेंटली, इसलिए उसका इनकम उनके नाम पे जोड़ना नहीं चाहिए। बट ये बात वैलिड नहीं है एज पर इनकम टैक्स। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द क्लबिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, द ट्रांसफर शुड बी अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। In this case, it is presumed that the transfer is otherwise than for adequate consideration and therefore the clubbing provisions are attracted. Moreover, the provision of section 56 subsection 2 clause 10 would also get attracted in the hands of ABC Company Limited if the conditions specified therein are satisfied. But यहाँ पर ये applicable नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट इज सिंपल, यहाँ पर हम लोग 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 को ही देखेंगे, जहां पर वो सन इन लॉ को सॉरी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर किया था, पर अल्टीमेटली मिसेस कस्तूरी के हाथ में ये 36,000 टैक्सेबल होगा उनके डॉटर इन लॉ के ऊपर। ऐसे ही है सर, ऐसे ही आप जितना प्रोविजंस है इसको पढ़ो, देखो बच्चे के ऊपर दिया है। चलो देखो मिस्टर ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन, 3 छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा। 2 ट्विन डॉटर्स एंड एज 12 साल का एंड 1 सन जिनका एज 16 साल का। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर्स इज 2,000 per annum
each and that of the son is 1200 per annum. Mrs. A has transferred her flat to her minor son on 1/4/2023 out of the natural love and affection. बेटे के प्यार में बेटे को एक घर ही गिफ्ट कर दिया. वाह, करना ही चाहिए. The flat was let out on the same date और घर को भाड़े पे लगा दिया गया and the rental income from that flat is 10,000 per month. लेकिन ये घर किसके नाम पे है अभी? बेटे के नाम पे. Compute the income in respect of minor children to be included in the hands of Mr. A and Mrs. A under section 64 subsection 1A, assuming that Mr. A's total income is higher than Mrs. A. ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पापा का इनकम ज्यादा है माँ से, मैंने बच्चे के एंगल से बात कर. Therefore, before, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जिसका इनकम ज्यादा होता है बच्चे का इनकम उस पर क्लब्ड होता है, ये बात हम लोग कल बात किए थे. Before including the income of minor children and both Mr. A and Mrs. A exercise the option of shifting out. अब दोनों ने ही 115 BS से शिफ्ट आउट करके ओल्ड प्रोविजंस पे टैक्स लायबिलिटी करना है. तब जाके क्या होता है ना, वो टैक्स एग्जेम्पशंस होता है वो मिल जाता है. तो टैक्सेबल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड पहले तो कैलकुलेट कर लो. दो माइनर चाइल्ड का, डॉटर का 2000 करके, दो चिल्ड्रन का कितना है? 4000 का. और लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ रूल इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 32. ये चीज भी कल बोला था मैंने कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 आपको 1500 करके दो बच्चे का एग्जेम्प्ट करता है पर एनम. तो यहाँ पर दो बच्चा 2000 करके 4000 कमा रहा था, तो आपके हाथ पे एग्जेम्प्टेड क्या हो जाएगा? मिस्टर ए के हाथ में 1500 करके दो बच्चे का 3000 एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. तो 4000 एक्चुअली वो लोग कमा रहा था, लेकिन आप कितना क्लेम कर सकते हो? 3000. तो अल्टीमेटली टैक्सेबल होगा 1000. ठीक है, ये डॉटर का केस हो गया. सन के केस में क्या होगा? माइनर सन 1200 कमा रहा था, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. 10 सबसेक्शन 32 1200, तो अल्टीमेटली 1200 से 1200 चला जाएगा, तो ये होगा नील, क्योंकि वो 1500 के बीच में है ना, इसलिए. इनकम क्लब कितना होगा? मिस्टर ए के हाथ में 1000. ठीक है, रूल ये था कि 1500 करके जितना भी बच्चा होगा सभी बच्चे का 1500 तक का इनकम माँ बाप के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है. 1500 तक साल का पर बच्चा. यहाँ पर दो बेटी था, एक बेटा था, सभी का हो गया. तो क्लब कितना हो जाएगा? 1000. नाउ पॉइंट इज, as per section 27(1), Mrs. A is deemed owner of the house property transferred to her minor son. Natural love and affection do not constitute adequate consideration for this purpose. Accordingly, the income from house property of 84,000, मैंने जो भाड़े पे लगाया था ना सर, भाड़े पे लगाया था कितना करके? 10,000 करके, है ना. तो 10,000 करके 12 महीने का कितना होता है? 1,20,000. और क्या है ना, हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि होता है 30% ऑफ एनएवी. यहाँ पर एनएवी माने जो भी भाड़ा है वही एनएवी. तो 1,20,000 का 30% कितना होता है? 1,20,000 का 30%. ये स्टैंडर्ड है, ये सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के तहत होता है. वेरी गुड नेम, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए. ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिटेल्स में बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टोटल इनकम रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ पॉइंट आता रहता है. तो 1,20,000 पे 30% डिडक्शन होता है. जैसे कल सैलरी में बता रहे थे, उस पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया रहा था, वैसे यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% देता है. तो 1,20,000 से 36,000 आपका ऐसे ही डिडक्ट कर देगा, तो बचेगा कितना? 84,000. ये 84,000 किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बच्चों के हाथ में कि माँ के हाथ? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसने किया था? माँ ने किया था. ठीक है, तो क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर माँ ने किया था, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, द डीम्ड ओनर बन जाएगा माँ. ठीक है, would be taxable directly in the hands as the deemed owner of the said property. Consequently, clubbing provision under section 64(1)(a) would not be attracted in respect of income from house property, owing to exemption under section 1032 cannot be availed by. माने इस केस में ये यहाँ पर कोई क्लबिंग नहीं होगा, क्योंकि ये माइनर का इनकम माना ही नहीं जाएगा. माने ये जो 10,000 करके उस बच्चे के नाम पे घर बना दिया, तो 10-10 करके जो इनकम जनरेट हो रहा था, कोई बोलेगा ये तो बच्चे का इनकम है, लेकिन सर ये बच्चे का इनकम है ही नहीं, क्योंकि ये डीमिंग प्रोविजंस है कि प्रॉपर्टी जिसने ट्रांसफर किया, ठीक है, उसी का है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी भले ही बच्चे के नाम पे है, ये 27 सबसेक्शन 1 के अंदर ये बात बोला गया है. इसलिए यहाँ पर मिसेस से डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है, जो 27 सबसेक्शन 1 कहता है. इसलिए 84,000 का जो इनकम जनरेट हो रहा है वो मिसेस ए के हाथ में होगा, इसलिए यहाँ पर 64(1) एप्लीकेबल नहीं होगा, और यहाँ पर क्लब्ड भी
लेकिन बाकी क्लब जो है वो मिस्टर ए के हाथ पे होगा, जो बच्चा लोगों का अपना हुनर से जो इनकम बच्चा लोग किया है उस पर। समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को ना चीजों को पढ़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ कराया, कॉपी में लिखाया, कुछ यहाँ पर और भी दिया हुआ है। जो जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है एज वेल एज ऑर्डर है कि आप लोग प्लीज बाकी पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करिए। जिस पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो, जो प्रोविजंस पे कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे नेक्स्ट वीक पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस के बारे में बात करूंगा, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है उस पर बात करूंगा, और फिर टीडीएस एंड एडवांस टैक्स में बात करूंगा, और उसके बाद फिर से मैं फ्रेशली सारा चीज पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से सैलरी से पढ़ाऊंगा। ओके सर, आज का क्लास मेरा इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय Thank you, सर। sir. बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, Bye, sir. बाय सर, बाय सर।